आज हम पार्ट 9 में बात करेंगे वीर चोड़ामन जाट की। तो चलिए शुरू करते हैं। भज्जा सिंह की मौत के बाद राजाराम का चचेरा भाई चूड़ामन जाटों का करता धरता बना। चूड़ामन ने संगठन के महत्व को समझकर संगठन की मजबूती पर काम करना शुरू कर दिया। चूड़ामन ने शीघ्र ही 500 घुड़सवारों, 1000 पैदल सैनिकों का संगठन बना लिया। हाथरस और मुड़सान के धाकड़ किलेदार भूप सिंह और नंदा सिंह भी चूड़ामन की सेना में शामिल हो गए। अब चूड़ामन की आवश्यकता राहगीरों को लूटकर पूरी नहीं हो सकती थी। उसकी सेना ने अब परगनों, शाही खजानों, तोपखानों को लूटना शुरू कर दिया। अभी सिनसिनी जाटों के कब्जे में नहीं था। चूड़ामन ने अपने सेना का ठिकाना आगरा से 50 किलोमीटर दूर दलदली और जंगली भूमि में बनाया। आसपास के गांवों के दलितों की मदद से एक गहरी खाई खुदवाई। सुरक्षित समझकर लूट का खजाना चूड़ामन यहीं रखने लगा। चूड़ामन दलितों के बढ़िया व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। एक दिन चूड़ामन ने दलितों को बुलाकर कहा, आपने अपनी सेवा ईमानदारी से हमारा हृदय जीत लिया है। हम चाहते हैं कि आज से हमारे विपुल खजाने की जिम्मेदारी आपके हवाले होगी। दलित लोग चूड़ामन के इस निर्णय से अवाक रह गए। दलितों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी की कभी उम्मीद नहीं थी। सदियों से वे न्यूनतम सम्मान से भी वंचित रखे गए थे। मौके पर मौजूद दलित हाथ जोड़कर अपनी आंखों में आंसू भरकर चूड़ामन से बोले, हम अपनी जान की बाजी लगाकर इस खजाने की रक्षा करेंगे। हमें और हमारी जाति के लोगों को इतना बड़ा सम्मान पहले कभी किसी ने नहीं दिया था। हम आपके आजीवन कर्जदार रहेंगे। चूड़ामन के उदार व्यवहार से 500 दलित भी निष्ठापूर्वक सेना में शामिल हो गए। चूड़ामन ने थून में मजबूत किले का निर्माण करवाया। एक दिन चूड़ामन थून के किले पर था। कुछ अजनबी लोग आए जो वहां केवल चूड़ामन को जानते थे। चूड़ामन ने कहा, आप चाहे तो कोटा और बूंदी में शाही खजाने को लूटकर बहुत माल प्राप्त कर सकते हैं। चूड़ामन ने उन अजनबियों से पूछा, सटीक सूचना है? अजनबियों ने कहा, बिल्कुल सटीक। चूड़ामन ने 500 घुड़सवार सैनिकों को तैयार होने को कहा। चूड़ामन के काफिले ने कोटा पहुंचकर राजपथ पर मुगल काफिले को जमकर लूटा। वहां से काफी मात्रा में माल बरामद कर बूंदी के लिए तूफान की तरह रवाना हो गया। बूंदी से मुगल दस्ते से शाही खजाना लूट कर वह लौट आया। चूड़ामन को जाटों की आनवान शान के प्रतीक सिनसिनी किले पर मुगलों का कब्जा बहुत अखर रहा था। मुगलों की सुरक्षा व्यवस्था के चलते चूड़ामन सिनसिनी पर कब्जा नहीं कर पा रहा था। लिहाजा उसने किलेदार देवी सिंह को रिश्वत देकर अपने कब्जे में कर लिया। चूड़ामन के लगातार मुगल साम्राज्य पर हो रहे हमलों से शासन में आतंक व्याप्त हो गया। दक्षिण में मौजूद औरंगजेब भी भयग्रस्त हो गया। बादशाह को सबसे ज़्यादा चिंता आगरा के खजाने में रखे 30 लाख रुपयों की थी। चूड़ामन बेखौफ था, ताकतवर था। कभी भी कहीं भी वह दिल्ली से लेकर आगरा तक हमला कर लूटपाट कर सकता था। मुगल शासन अपंग हो चला। दिल्ली से चंबल तक चूड़ामन अघोषित शासक बन गया। दिल्ली के पश्चिमी भाग में जाट बाहुल्य इलाके में चूड़ामन का रसूख कायम हो गया। दक्षिण में मौजूद औरंगजेब को बेलगाम में बेखौफ चूड़ामन के बारे में पता चलते ही उसने आपातकालीन दरबार लगाया। सभी उमरा वर्ग को हाजिर होने के लिए कहा गया। दरबार में कार्रवाई शुरू हुई। औरंगजेब ने झुंझलाहट के साथ कहा, हमारे पुरखों ने कैसे हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम फहराया है, ये किसी से छिपा नहीं है। हमने और हमारे पुरखों ने हिंदुस्तान के सबसे लड़ाकू जाति राजपूतों को धूल चटाई है। क्या यह जाट जो मुट्ठीभर हैं, इतनी बड़ी सल्तनत उन्हें कुचल क्यों नहीं पा रही है? ईरानी अमीर तूतेन खा बोला, नहीं बादशाह, ऐसा कोई नामुमकिन काम तो नहीं है। पता नहीं इन काफिरों पर हुकूमत रहम क्यों बख्श रही है। बादशाह, आगरा के नाजिम पर आग बबूला हुआ। खूब खरी खोटी सुनाने के बाद कहा,
चूड़ामन के मामले में लापरवाही क्यों बरती जा रही है? नाजिम डरते हुए बोला, गुस्तावी माफ हो, अब कोई लापरवाही नहीं होगी। बादशाह ने कड़क आवाज में कहा, जाटों की ताकत सिनसिनी को क्यों बर्बाद नहीं किया जा रहा है? नाजिम डरते हुए बोला, आपको सिनसिनी की बर्बादी के जल्द समाचार मिलेंगे। बादशाह ने कड़क आवाज में कहा, यदि अब की बार कोई नाफरमानी हुई और हुक्म की तामील नहीं हुई, फिर किसी जिम्मेदार को बख्शा नहीं जाएगा। औरंगजेब ने 10 लाख रुपए नाजिम को देने का फरमान फौरन जारी कर दिया। औरंगजेब ने कहा, आगरा में मौजूद सेना के अलावा भी अगर जरूरत हो तो दिल्ली सूबे से भी मदद ली जाए। नाजिम मुख्तार खां बादशाह के सख्त आदेश को तामील करने के लिए गोलकुंडा से आगरा के लिए कूच कर गया। आगरा पहुंचकर मुख्तार खां ने लगभग 5,000 घुड़सवार सैनिकों को इकट्ठा किया। दिल्ली से भी इससे ज़्यादा सैनिक बुलाए गए। जाटों को कुचलने के लिए राजपुताना से कई बड़े राजपूत सरदार भी बुलाए गए। मुगलों की 5 तोपों के साथ पैदल और घुड़सवार बंदूकचियों ने सिनसिनी को घेर लिया। लंबे घेरे के बाद भी मुगल सिनसिनी पर कब्जा करने में सफल नहीं हो सके। जाटों ने पराक्रम के साथ 5 में से 3 तोपों को पूर्णतः नष्ट कर दिया। जाटों ने एक तोप की नाल में लोहे की छड़ डालकर उसे निष्क्रिय कर दिया। मुगल जाटों की रसद आपूर्ति को भी ठप नहीं कर सके। लंबी अवधि के घेरे के बाद एक बार तो मुख्तार खां निराश हो गया, लेकिन मुख्तार खां किसी भी कीमत पर औरंगजेब के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहता था। मुख्तार खां ने निराश होते हुए अपने सैनिकों से कहा, किले की फतेह के बिना हम लौट नहीं सकते हैं। बादशाह हम पर रहम नहीं बख्शेगा। वैसे भी इन काफिरों का अंत इस्लाम की बरकत के लिए होना चाहिए। हम जिहाद के रास्ते पर हैं, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। मुख्तार ने अपने सेना नायक वारिस पठान को बुलाकर पूछा, किले के कब्जे में कितने दिन लगेंगे? वारिस पठान माथे पर बल खाते हुए बोला, मालिक, यह निश्चित नहीं है। मुख्तार खां ने पूछा, क्या सैनिकों की और जरूरत पड़ेगी? वारिस पठान ने कहा, जिस तरह के हालात इन जिद्दी जाटों ने कर रखे हैं, उससे तो लगता है 2-3 हजार सैनिकों को और बुलाया जाए जो आराम फरमाए हुए हों और वह लंबे समय तक घेरा डालने में समर्थ हो। वारिस पठान ने आगरा और आमेर से 3,000 और सैनिकों को कुछ ही दिनों में बुलवा लिया। जब किले में मौजूद जाटों को इसकी जानकारी हुई तो उनका भी धैर्य जवाब देने लगा। जाटों को लगने लगा उन्हें अब काफी दिनों तक युद्ध में व्यस्त रहना होगा। थके हुए जाट अब और ज्यादा दिनों तक युद्ध में रत नहीं रह सकते थे। रसद आपूर्ति जो मुश्किल से हो रही थी उसमें भी बाधा पड़ने लगी। जाट किले के सुरक्षित पीछे के रास्ते से धीरे धीरे निकल गए। लगभग 6 महीने के बाद मुगलों ने काफी नुकसान के बाद जाटों के गढ़ सिनसिन किले पर कब्जा कर लिया। नाजिम मुख्तार ने विजय का संदेश औरंगजेब को भेजा। मुख्तार सिनसिनी के पतन से बहुत खुश हुआ। औरंगजेब ने कहा, मेरी गैर मौजूदगी में नाजिम मुख्तार ने जाटों को दबा दिया है। यह काम पूर्व में मेरा बहादुर पोता बेदार वक्त भी नहीं कर सका था। इस काम के लिए मुख्तार की मनसबदारी बढ़ा दी जाए। सिनसिनी के पतन के बाद चूड़ामन ने अपना केंद्र थून बनाया। चूड़ामन ने यहाँ राजाराम और अपने द्वारा लूट की अकूत संपत्ति छिपा रखी थी। विद्रोहियों को कुचलने के लिए दक्षिण गए बादशाह औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो गई। बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र बहादुर शाह और आजम के बीच युद्ध शुरू हो गया। जाजाऊ के पास दोनों की सेनाओं का आमना सामना हुआ। चतुर सेनानी चूड़ामन ने इस स्थिति का लाभ उठाना चाहा। चूड़ामन अपनी सेना लेकर युद्ध स्थल के आसपास डटा रहा। बहादुर शाह की सेना ने आजम को परास्त कर दिया। इस दौरान चूड़ामन ने हारी हुई आजम की सेना के साथ
जमकर लूटपाट की। उसे काफी माल बरामद हुआ। हैरानी की बात यह थी कि बहादुर शाह चूड़ामन पर गुस्सा होने की बजाय प्रसन्न हुआ। विजय अनुवाद में मस्त बहादुर शाह ने चूड़ामन को बुलाकर कहा, तुमने हमारी बिना बुलावा के मदद की है। हम आपको आज मुगल शासन का बड़ा ओहदा देते हैं। चूड़ामन मुस्कुराकर बोला, जैसी आपकी इच्छा। बहादुर शाह ने चूड़ामन को बड़ी मनसबदारी प्रदान की। लोमड़ी जैसा दिमाग रखने वाले चूड़ामन ने लूट से प्राप्त धन का प्रयोग अपनी शक्ति बढ़ाने में किया। चूड़ामन ने किले गाड़ियों का बड़ी संख्या में निर्माण करवाया, अपनी सेना में भर्ती के लिए अभियान चलाया। इस दौरान परिस्थिति को भांपते हुए मुगल बादशाह बहादुर शाह का वफादार बना रहा। बादशाह ने भी श्री चूड़ामन के कार्यों में दखल अंदाजी न करने में ही अपनी भलाई समझी। चूड़ामन ने एक दिन अपने बड़े सरदारों और खजांची भोला सिंह से कहा, सिनसिनी जो जाटों की इज्जत है, उस पर जैसे जैसे जाटों का फिर से कब्जा हो पाया है, मुगलों की टेढ़ी नज़र उस पर लगी हुई है। हम चाहते हैं कि कोई दूसरा ऐसा मजबूत विशाल किला बनवाया जाए जो कि मुगलों से पूरी तरह सुरक्षित रह सके। खजांची बोला, इसकी महती आवश्यकता है। आपदा दशा में अब जाटों के पास कोई सुरक्षित स्थल नहीं है जहां आराम से लंबे समय तक रहा जा सके। चूड़ामन ने उत्सुकता से कहा, किला ऐसा होना चाहिए कि मुगल क्या कोई परिंदा भी आसानी से ना पहुंच सके। वहां मौजूद एक जाट सेनानायक ने आश्वस्त मुद्रा में कहा, फिर तो सरदार वह निर्जन स्थल पर हो, सघन वन हो तथा आम रास्ते से बहुत दूर हो। चूड़ामन ने पूछा, ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? भोला सिंह ने कहा, सरदार डीग से पश्चिम में थून की ओर मीलों दूर तक सघन कटीले वन हैं। वहां जाटों के लिए नया सुरक्षित आशियाना हो सकता है। खजांची भोला के प्रस्ताव पर चूड़ामन समेत सभी ने सहमति जताई। चूड़ामन ने मजदूर श्रमिक विभाग को आदेश दिया, ऐसा किला बनाया जाए जो हमारे सैनिकों के लिए सभी तरह सुरक्षित हो। थून से मीलों दूर घने वन में 1 साल के कठिन परिश्रम के बाद अवैध किले का निर्माण हो सका। किले तक अजनबी मनुष्यों की पहुंच होना बड़ा दुर्गम था। कांटों के कारण पक्षी भी साधारण उड़ान से कतराते थे। किले के चारों तरफ इतनी गहरी खाई खोदी गई थी कि किसी 2 स्थान से भूजल निकलने लगा था। किले की ऊंचाई इतनी थी कि नज़दीक से उसको आराम से नहीं देखा जा सकता था। किला इतना बड़ा था, उसमें लगभग 4000 सैनिक आराम से रह सकते थे। किला कंकरीले छोटे कंकड़ों के साथ मजबूती से मिट्टी के साथ बनाया गया था। थून किला सिनसिनी किले से विशाल और मजबूत भी था। थून किले के निर्माण के बाद जाट अब पहले की अपेक्षा स्वयं को मजबूत और सुरक्षित समझने लगे थे। खून के अलावा भी चूड़ामन ने कई और किलों का निर्माण कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। चूड़ामन ने अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद जाटों के पुराने किलों पर फिर से कब्जा कर लिया। मुगल साम्राज्य के लिए जो किले बिशन सिंह ने जो किले जाटों से छीने थे, उन पर फिर से चूड़ामन ने कब्जा कर लिया। हिंडौन, बयाना, कोटा, बूंदी में चूड़ामन ने बेखौफ होकर जमकर लूटपाट कर अकुल संपत्ति इकट्ठा की। औरंगजेब की मृत्यु के बाद आजम और बहादुर शाह में युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान चूड़ामन ने बहादुर शाह के पक्ष में रहने का झूठा प्रदर्शन किया था। बहादुर शाह के जीवित रहते चतुर चूड़ामन मुगल साम्राज्य का मनसबदार रहा। इस दौरान भी जाट अफलातून चूड़ामन ने कभी भी लूट का धंधा बंद नहीं किया था। चुपचाप वह अपनी शक्ति बढ़ाता रहा। बहादुर शाह की मौत के बाद अपने तीनों भाइयों को जहांदार शाह ने शिकस्त दी थी। अय्याज जहांदार शाह दिल्ली के सिंहासन पर काबिज हो गया। पटना से चलकर फर्रुखसियर अपनी पिता अजीम ओ शान की मृत्यु का बदला लेने के लिए आगरा पहुंचा। जहांदार शाह और फर्रुखसियर दोनों की सेनाएं आमने सामने हुई। युद्ध स्थल के नज़दीक
चूड़ामन गिद्ध की निगाहों से युद्ध के हालात पर गौर कर रहा था। जब युद्ध निर्णायक दौर पर में था, मौजूद जाट चूड़ामन ने अपने सैनिकों से कहा, बारी बारी से लूट लो। सैनिकों ने पूछा, पहले किसे? चूड़ामन मुस्कुराते हुए बोला, पहले शाही सेना को। जाट सैनिकों ने पूछा, शाही सेना को पहले क्यों? चूड़ामन ने अपने सैनिकों से कहा, शाही सेना के पास धन ज्यादा है। चूड़ामन के सैनिक पहले शाही सेना पर टूट पड़े, फिर जाटों ने फर्रुखसियर को भी जमकर लूटा। इस तरह चूड़ामन ने लूटने में कोई भेदभाव नहीं किया। उसने मुगल साम्राज्य का इस बात का भी ख्याल नहीं किया वह वर्षों से इस साम्राज्य का मनसबदार है, अफसर है। जब चूड़ामन से मुंह लगे जाट सरदार नेक सिंह ने पूछा, अपने विश्वस्त जहांदार शाह को क्यों लूटा? चूड़ामन ने गंभीर भाव में उत्तर दिया, हम किसी भी मुस्लिम के प्रति कोई वफादारी नहीं रखते हैं। हमारा लक्ष्य मुगल साम्राज्य को समाप्त करके हिंदू राज्य की स्थापना करना है। युद्ध में फर्रुखसियर ने जहांदार शाह को हराकर कैद कर लिया। जहांदार शाह की हत्या कर फर्रुखसियर मुगल सत्ता पर काबिज हुआ। फर्रुखसियर ने सबसे पहले आगरा के सूबेदार छबीले राम को आदेश देकर कहा, वह चूड़ामन को बर्बाद करे। छबीले राम लाख कोशिशों के बावजूद चूड़ामन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। फर्रुखसियर ने छबीले राम को अपदस्थ कर खाए दौरा को चूड़ामन से निपटने की जिम्मेदारी दी। खाए दौरा जाट चूड़ामन को पकड़ने के लिए दिल्ली और आगरा के बीच महीनों तक खाक छानता रहा। निराश होकर खाए दौरा ने अपने सेना नायक कमाल राशिद खां से कहा, कमबख्त चूड़ामन पर काबू नहीं पाया जा सकता, कोई दूसरा तरीका हो तो बताओ। कमाल राशिद ने कहा, सरकार, चूड़ामन बहुत चालाक और ताकतवर भी है, उससे संधि करने में ही भलाई है। खाए दौरा ने अचरज के साथ पूछा, संधि से मतलब? कमाल राशिद ने कहा, चूड़ामन को किसी तरह बादशाह के सामने पेश कर दिया जाए, माफ़ी भी चूड़ामन से मंगवाने की कोशिश की जाए, बहादुर शाह के समय का मुगल शासन में रुतबा भी उसे फिर से दे दिया जाए। खाए दौरा के दूत प्रस्ताव लेकर चूड़ामन के पास पहुंचे। नतीजे पर पहुंचने से पहले प्रस्ताव के बारे में चूड़ामन ने सलाहकारों से मशवरा किया। फायदा का सौदा देख चूड़ामन ने हामी भर दी। 4000 घुड़सवार सैनिकों और सशस्त्र अंगरक्षकों के साथ चूड़ामन बादशाह के दरबार के लिए कूच किया। मुगल साम्राज्य के सैकड़ों कारिंदे चूड़ामन के सम्मान में बारापुला पर अगवानी करने पहुंचे। मुगल कारिंदों ने चूड़ामन का स्वागत एक बड़े राजा की भांति किया। खाए दौरा खुद चूड़ामन को लेकर बादशाह के दरबार दीवाने खास पहुंचा। चूड़ामन ने माफ़ी की नाममात्र की औपचारिकता ही पूरी की। इसके उलट बादशाह फर्रुखसियर ने चूड़ामन को दिल्ली शहर के बाहर से लेकर चम्बल तक के राजमार्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी। बादशाह ने जानते हुए मुगलों के भक्षक को ही रक्षक बना दिया। यह उसी तरह हुआ जैसे चीते को हाथी की रक्षा का दायित्व दे दिया गया हो। ऐसा ही बादशाह ने चूड़ामन को मुगल राजपथ का वैध लुटेरा बना दिया। चूड़ामन ने राजपथ पर यातायात कर लगा दिया। जाट कर्मचारियों ने इतनी सख्ती से कर वसूलना शुरू कर दिया कि मुगल जमींदार भी त्राई त्राई करने लगे। हालात यह हो गए, जमींदार भी अपना बकाया जनता से लेने में घबराने लगे। चूड़ामन से अनुमति के बाद ही जमींदार लगान वसूलने की हिम्मत जुटा पाते थे। मुगल बादशाह और उसके दरबारी क्रोध की आग में जलते थे, लेकिन चूड़ामन की ताकत के कारण इतना साहस नहीं होता कि वे कुछ भी कर पाते। राजपूताना में चूड़ामन की बढ़ती ताकत से घबराहट और जलन होने लगी। आमेर के राजा जय सिंह द्वितीय को अपने राज्य की सीमा पर जाटों का भय सबसे ज़्यादा सताने लगा। जाटों की भौगोलिक सत्ता का विकास आमेर की ओर लगातार बढ़ रहा था। कोटा के राजा महाराव भीम सिंह प्रथम, राजा नरसिंह नरवारी, बूंदी के राजा राव सिंह बुद्ध सिंह हांडा आमेर के राजा के पास गए। बूंदी राजा हांडा ने आमेर के राजा की ओर मुख्तिब होकर कहा, चूड़ामन बेलगाम हो गया है।
राजा नरवारी बोला, चूड़ामन का विस्तार बता रहा है कि उसके हृदय में राजपूताना के लिए कोई सम्मान नहीं बचा है। कोटा राजा ने कहा, चूड़ामन को रोकना बहुत जरूरी हो गया है, नहीं तो वह हम सबके लिए एक बड़ा खतरा साबित होगा। आमेर राजा ने कहा, हमारे राज्य के सीमावर्ती जमींदारों से चूड़ामन जमरन कर वसूल रहा है, अब इस बीमारी का इलाज करना ही होगा। राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं ने साथ मिलकर चूड़ामन को नेस्तनाबूद करने की ठान ली। अपनी सेनाओं के साथ राजपूत राजाओं के चूड़ामन की राजधानी माने जाने वाले थून किले को घेर लिया। बादशाह फर्रुखसियर, जो चूड़ामन से सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं रखता, राजपूतों के इस फैसले से बेहद खुश हुआ। बादशाह ने राजपूतों को युद्ध संचालन के लिए खूब धन दिया। चूड़ामन ने अपने विशाल थून के किले में अपने सैनिकों के लिए 20 साल के लिए रसद जमा कर ली थी। चूड़ामन लंबे युद्ध के लिए तैयार हो गया। चतुर चूड़ामन ने थून में रुके सैकड़ों व्यापारियों को खाली हाथ किला छोड़ने का आदेश दे दिया। युद्ध के दौरान व्यापारियों का कोई काम नहीं था, वह बेवजह जमा रसद का प्रयोग करते। घेराव के दौरान सबसे पहले किले से ही आक्रमण किया गया। चूड़ामन के पुत्र मुहक्कम सिंह और भतीजे रूप सिंह ने बहादुरी से खुलकर युद्ध किया। उनकी वीरता से राजपूतों के दांत खट्टे हो गए। जय सिंह ने किले की मजबूत नाकेबंदी करने का आदेश दिया। बड़ी और सक्षम राजपूत सेना ने नाकेबंदी कर किले पर हमले तेज किए। लंबे युद्ध के बाद भी हार जीत का निर्णय नहीं हो सका। 20 माह तक घेरे के बावजूद भी राजपूत विजय प्राप्त नहीं कर सके। मुगल राज्य से अतिरिक्त सेना राजपूतों की सहायता करने के लिए थून भेजी गई। मुगल दरबार में वजीर सैयद और उसके भाई का खासा रसूख था। बादशाह फर्रुखसियर नाम मात्र का शासक था। सैयद बंधुओं के बिना सलाह के बादशाह कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले सकता था। सैयद बंधु राजा जयसिंह के प्रभाव को ज्यादा बढ़ने नहीं चाह रहे थे। सैयद बंधुओं को आशंका थी थून किले पर जयसिंह की सफलता जयसिंह का प्रभाव बढ़ाएगी। उधर चूड़ामन अपनी हार और जीत दोनों को ही लेकर निश्चित नहीं था। वह पहले जैसे सम्मानजनक समझौते के लिए मन बनाने लगा था। वजीर सैयद ने पत्र भेजकर चूड़ामन ने सुरक्षा के पूर्ण आश्वासन पर मुगल दरबार में हाजिर होकर अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। चूड़ामन इसके लिए राजी हो गया। सैयद ने चूड़ामन को मुगल दरबार में पेश किया। सैयद बंधुओं के दबाव में फर्रुखसियर ने अनिच्छा से चूड़ामन को माफ़ी दे दी। बादशाह ने चूड़ामन से 30 लाख रुपए का युद्ध हर्जाना भी देने को कहा। सैयद बंधुओं मीर बख्शी, सैयद हसन अली खान बरहा और वजीर सैयद अब्दुल्ला ने भी बादशाह को मनाने के लिए 20 लाख रुपए की मांग की। सभी राजपूत राजाओं ने दरबार में चूड़ामन को माफ़ी देने का विरोध किया। हालात अपने विपरीत समझकर चूड़ामन को 50 लाख रुपए हर्जाने के मुगल बादशाह को देने पड़े। इस सुलहनामे के बाद चूड़ामन और सैयद बंधु की दोस्ती हो गई। सैयद बंधु और चूड़ामन दोनों काफ़ी नज़दीक हो गए थे। सैयद बंधु मुगल दरबार में बड़ा दबदबा रखते थे, पर चूड़ामन से निकटता ने सैयद बंधु को और अधिक ताकतवर बना दिया था। दोनों के बीच की दोस्ती से बादशाह फर्रुखसियर को बहुत नुकसान हुआ। वह सैयद बंधुओं के मुकाबले और अधिक कमज़ोर हो गया। चूड़ामन की दोस्ती के बाद सैयद बंधुओं को फर्रुखसियर को नाममात्र का शासक बनाए रखना भी मंजूर नहीं था। एक दिन सैयद बंधुओं ने चूड़ामन को गुप्त वार्ता के लिए बुलाया। सैयद ने कहा, हम एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, आपके साथ की जरूरत है। चूड़ामन ने जिज्ञासा से पूछा, कैसा फैसला और कैसा सहयोग? सैयदों ने कहा, हम इस नीच बादशाह को अपदस्थ करना चाहते हैं। वजीर अब्दुल्ला खां बरहा ने कहा, जिस दौरान बादशाह के पक्ष में सशस्त्र विद्रोह हो, उस वक्त आपको हथियार सहित हमारे पक्ष में उतरना होगा। फर्रुखसियर से हट जाने की खुन्नस खाए चूड़ामन बोला, इस पवित्र कार्य में हम हर तरह से सहयोग करेंगे। उधर सैयद भाइयों ने
बादशाह से ताकतवर मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ को मुगल क्षेत्रों की सरदेशमुखी और चौथ वसूलने का अधिकार दिलवाकर अपने पक्ष में कर ही लिया था। हम चाहते हैं यह कार्य जल्द से जल्द हो। सैयद बंधुओं को चूड़ामन से ठोस आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने बादशाह फर्रुखसियर के खिलाफ साजिश रच दी। बादशाह फर्रुखसियर को कैद कर लिया। कुछ ही दिनों बाद फर्रुखसियर को पहले सैयदों ने अंधा कर दिया और फिर निर्ममता पूर्वक मार डाला। कुटिल सैयदों ने कठपुतली के रूप में 6 रोगी रफीउद्दर्जत को बादशाह की गद्दी पर बैठा दिया। जब नए बादशाह ने कठपुतली बनने से इनकार किया तो उसे भी सैयदों ने गद्दी से उतार दिया। अब वजीर अब्दुल्ला ने अब्दस्त बादशाह के बड़े भाई रफीउद्दौलत को बादशाह बनाया। इस बादशाह के नसीब में भी दिल्ली की गद्दी ज़्यादा दिनों तक नहीं थी, वह 4 महीने बाद ही चल बसा। सैयदों ने अब नसरुद्दीन मोहम्मद शाह को बादशाह बनाया। खास बात यह थी इन सब फैसलों के पीछे चूड़ामन का परोक्ष सहयोग था। कृतज्ञ चूड़ामन सैयदों के साथ परछाई की भांति रहता था। हर अच्छे बुरे फैसले में चूड़ामन ने सैयदों का भरपूर सहयोग किया। सैयदों ने बदले में चूड़ामन को हैदराबाद के निजाम पर विजय के बाद राजा की उपाधि देने का वादा किया। घमंड में भरे सैयदों ने एक दिन चूड़ामन से कहा, बादशाह एहसान फरामोश होता जा रहा है। चूड़ामन ने पूछा, क्या यह भी थोड़े दिन के मेहमान हैं? सैयदों ने कहा, नहीं, इसके जैसे कारनामे हैं उस हिसाब से इसे जहन्नुम जाना चाहिए। कुछ मुगल सैनिक जो बादशाह मोहम्मद शाह ने बेद के लिए सैयद हुसैन अली के साथ लगा रखे थे, उन्होंने वजीर सैयद अब्दुल्ला खां बरहा के साजिश की सूचना बादशाह मोहम्मद शाह को दे दी। हैदराबाद के अभियान में जो वजीर सैयद अब्दुल्ला खां बरहा बादशाह के साथ नहीं गया था, लेकिन हुसैन साथ गया था। वापस लौटते समय रास्ते में बादशाह मोहम्मद शाह ने सैयद हुसैन अली खां बरहा का कत्ल करवा दिया। इस तरह चूड़ामन राजा की उपाधि नहीं ले सका। चूड़ामन की ताकत को देखते हुए बादशाह ने उसे अपनी तरफ मिलाने के प्रयास शुरू किए। चूड़ामन इतना ताकतवर हो गया था कि उसे दिल्ली का बादशाह नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। बादशाह ने चूड़ामन को संदेश भिजवाया, मेरी सेना में शामिल हो जाओ। जो सामान सैयद तुम्हें दे रहे थे उससे भी ज़्यादा हम देंगे। पुरस्कार, धन दौलत, सुरक्षा, सब कुछ मिलेगा। चूड़ामन ने अपने सलाहकारों से सलाह ली तो सबने कहा, समय की मांग है, बादशाह से बेवजह की दुश्मनी ठीक नहीं है। चूड़ामन पहले तो ना नुकुर करता रहा, बाद में वह शाही सेना में शामिल हो गया। अपने भाई सैयद हुसैन अली खां बरहा की हत्या का बदला लेने की आग में सैयद अब्दुल्ला जल रहा था। सैयद अब्दुल्ला ने एक बड़ी सेना लेकर बादशाह मोहम्मद शाह पर चढ़ाई कर दी। परिस्थिति का भांपकर चतुर चूड़ामन पाला बदलकर सैयद अब्दुल्ला की ओर हो गया। चूड़ामन ने बादशाह मोहम्मद शाह की सेना पर चारों तरफ से जोरदार हमला किया। जैसे तैसे शाही सेना ने हमले को सफल मुकाबला किया, फिर भी जाट सेना शाही सेना के बैल और घोड़े गाड़ी तथा और सामान लूटने में कामयाब हो गई। परिणाम यह हुआ कि बादशाह की सेना को युद्ध और लूट से बहुत अधिक हानि पहुंची। जब युद्ध जय और पराजय के बीच था तो चूड़ामन जोर से चिल्लाया, आक्रमण। इतना सुनते ही जाट सैनिकों ने पक्ष विपक्ष को जमकर लूटना शुरू कर दिया। सैनिकों ने भी इसकी परवाह नहीं की कि वह किस पक्ष के साथ थे। चूड़ामन से सैयद अब्दुल्ला भी अपनी लूट होते बेबस देख रहा था। वह चाहते हुए भी मूक दर्शक बना रहा। युद्ध से मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और सैयद अब्दुल्ला दोनों की सेना कमज़ोर हो गई थी। इसी अवसर का लाभ चूड़ामन ने खूब उठाया। बेखौफ और भरपूर लूट करने के बाद अकूत धन संपदा के साथ चूड़ामन अपने इलाके निर्भय होकर चला गया। भले ही चूड़ामन को राजा की उपाधि अब तक ना मिली हो, परंतु वह एक बड़े राजा की भांति व्यवहार करने लगा था।
अपनी ताकत बढ़ाने के लिए चूड़ामन ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह से मित्रता कर ली। एक दिन चूड़ामन को सूचना मिली कि उसका भतीजा बदन सिंह विद्रोह कर जाटों का मुखिया बनना चाहता है। चूड़ामन ने बदन सिंह को बंदी बना लिया। जाट बुजुर्गों ने जैसे तैसे बदन सिंह को मुक्त करवाया। बदन सिंह रिहा होने के बाद आगरा के सूबेदार सद्दत खां की शरण में चला गया। चूड़ामन ने अपने पुत्र मोहक्कम सिंह से कहा, बदन सिंह शत्रु से मिल गया है, उसे दंडित करो। मोहक्कम सिंह ने कहा, जाटों के बीच इसका अच्छा संदेश नहीं जाएगा। चूड़ामन ने कहा, गद्दारी की सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। मोहक्कम सिंह ने सेना लेकर सद्दत खां पर हमला कर उसे बुरी तरह हरा दिया। बदन सिंह आमेर के राजा जय सिंह की शरण में चला गया। थून में एक दिन चूड़ामन ने मुगलों के खिलाफ आगे की रणनीति के लिए प्रमुख जाटों को बुलाया। चूड़ामन ने कहा, आप लोगों के पराक्रम से मुगल साम्राज्य अब बहुत कमजोर हो गया है। हमने फैसला लिया है कि मुगलों के खिलाफ हम संघर्षरत रहेंगे, बुंदेलों को सहयोग करेंगे। आप लोगों का क्या मत है? सभी ने कहा, यह हिंदू राज्य की स्थापना के लिए सही कदम है। गोवर्धन से आए एक जाट ने कहा, सरदार, गोवर्धन के जमींदार जोरावर सिंह स्वर्गवासी हो गए। दरबार में सन्नाटा पसर गया। शोकग्रस्त चूड़ामन बोला, जोरावर हमारे रिश्तेदार थे और बहुत ही भले इंसान थे। जोरावर के आकस्मिक निधन से पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। चूड़ामन ने अपने पुत्र मोहक्कम सिंह को गोवर्धन की जमींदारी देने का निर्णय किया। इस फैसले से मोहक्कम सिंह का भाई जसकरण नाखुश हुआ। कुछ दिनों बाद जसकरण ने मोहक्कम सिंह से कहा, हमें भी गोवर्धन की जमींदारी से हिस्सा चाहिए। मोहक्कम क्रोध से बोला, हमें पिताजी ने गोवर्धन की पूरी जमींदारी दी है, न कि एक भाग। पिताजी को यदि तुम्हें कुछ देना होता तो वह पहले ही बंटवारे के दौरान ही देते। जो कुछ भी इस संबंध में कहना हो वह पिताजी से कहो, मोहक्कम बोला। जसकरण इतना सुनते ही आग बबूला हो उठा। अब इसका निर्णय युद्ध के बिना नहीं होगा। दोनों भाई आपस में मारपीट पर आमदा थे, परंतु वहां मौजूद बुजुर्गों ने दोनों को शांत किया। वहां से दोनों भाई जैसे तैसे गुस्सा लिए चले गए। मौजूद बुजुर्गों ने चूड़ामन को सूचना दी, आपके पुत्र जमीन के लिए झगड़े पर आमदा है। चूड़ामन तुरंत अकेला अपने झगड़ालू पुत्रों के पास पहुंच गया। चूड़ामन ने अपने दोनों पुत्रों से कहा, इस तरह जायदाद के लिए लड़ना ठीक नहीं है, कम से कम मेरे जीवित रहते। मोहक्कम सिंह ने समझा कि उसका पिता जसकरण का पक्ष ले रहा है। पहले से गुस्से में मोहक्कम को लगा कि पिता उसको दी गई जमींदारी से बंटवारा कर देंगे। मोहक्कम ने अपने पिता को अवध लहजे में कहा, वह अब इस मामले में दोनों के बीच ना पड़े तो अच्छा ही है। मोहक्कम के इस रवैये से चूड़ामन अवाक रह गया। उसे लगा कि उसका बेटा मोहक्कम उससे और उसके दूसरे पुत्र से लड़ने को तैयार है। अपमान का घूंट पिए चूड़ामन सोच रहा था कि हिंदुस्तान के कई मुगल बादशाह भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उसके पुत्र उसे समाज में लज्जित कर रहे हैं। लाचार पिता चूड़ामन ने अपने पुत्रों की ओर डबडबाई आंखों से देखकर कहा, मैं अब हमेशा के लिए जा रहा हूँ, वापस नहीं आऊँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।